हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है बीएड की एंट्रेंस एग्जाम पर। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले पेपर का खंड अ यानी सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग जो है वो राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 2 नंबर दिया गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है ऑप्शनों की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट होगा कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रक्षा व्यय। रक्षा व्यय जो है यहाँ पर विकास व्यय में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो इसका बताना है करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से कि कितने वर्षों के लिए की जाती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुल 6 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो आपको बताना है कि प्रथम महिला शासक यहाँ पर बताना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो बताइए किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्षा रेखाएं। अगला प्रश्न दिया गया है कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कवक विज्ञान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बताइए कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जूल। जूल जो है वो ऊष्मा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोनल मानसिंह। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी टोटल 5। यहाँ पर जो भारत के जो राज्य हैं वो आपके नाम बता दे रहे हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है सिक्किम और चौथा है उत्तराखंड और 5वां है पश्चिम बंगाल। ये जो है पांचों के पांचों ये राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात ही जीडीपी अपस्फीति कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु तथा झेलम नदी के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित थी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्रदेव। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी राजस्थान। राजस्थान का जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा बंजर भूमि का है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। तो बताइए सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस यहाँ पर सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर ट्रॉफी दिया गया और खेल दिया गया है। ट्रॉफी और खेल से संबंधित यहाँ पर मिलान करना है, सही मिलान करना है, उसके बाद ऑप्शन की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है। तो आइए हम लोग इसका पहले मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईरानी ट्रॉफी दिया गया है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी यानी इसका संबंध फुटबॉल से है और अजलान शाह कप इसका संबंध हॉकी से है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पहला का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर की तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तो बताइए जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी पोंगल का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार। म्यांमार जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इलाहाबाद में हुआ है दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर की किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है यहाँ पर भारत की सीकर तकनीक की क्रूज मिसाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 26 नंबर की भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। भारत और पाकिस्तान के बीच पार सीमा जो ट्रेन चलती हैं वो 2 चलती हैं। एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा का नाम है थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर दिया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासन काल में शुरू की गई थी। तो बताना है गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 28 नंबर की गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व तो उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से थे वो शिष्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बंदा बहादुर। बंदा बहादुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 29 नंबर की पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो बताना है कि किसके द्वारा गढ़ा गया था, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। तो बताना है कि किसके विरोध में छोड़ दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 31 नंबर की गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में गोदावरी नदी का उद्गम है। तो ऑप्शनों की सहायता से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया गया है कि 32 नंबर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊलर झील। ऊलर झील यहाँ पर हो जाएगा, सूलर झील नहीं बल्कि ऊलर झील, यहाँ पर मिस्टेक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो ऊलर झील है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर की भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर किस संविधान के द्वारा, किस देश के संविधान के द्वारा प्रभावित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर की शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष में यानी किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बताना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत का संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2009 में। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो बताना है कि कहाँ में खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी उज्जैन। उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जूनागढ़ रियासत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अब 37 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको बताना है कि किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न 38 नंबर देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु में नहीं है। अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया कि भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर की हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा शिखर है हिमालय का। अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर की प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि किस जगह पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी फतेहपुर सिकरी में स्थित है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। अब यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अग्नि लैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वीरप्पा मोइली। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 44 नंबर की निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए अफसरों में से चिक्का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर। अब 45 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
और यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। तो बताना है वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी अजात शत्रु ने। अगला प्रश्न इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया है कि योग क्षेमम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 49 नंबर की भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी मुंशी प्रेमचंद। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो में हम लोग खंड ब यानी भाषा हिंदी का यहाँ पर 50 प्रश्न को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।